उस लॉस ने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशान किया। उस लॉस से मैंने डबल फायदा किया, शायद कभी भी इस मार्केट की तरफ ना हो। तो मैंने दोस्तों, मेरा नाम वजीर खान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टेडी इनकम। आज की मेरी वीडियो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, जिस पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, तकरीबन आज से 20 साल पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तमाम के तमाम खो दिए। बिल्कुल मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो पे आ गई थी। उस लॉस ने मुझे नो डाउट बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशान किया और बेसिकली बिल्कुल मेरा माइंड और मेरा दिल जो है स्टॉक एक्सचेंज से ख़राब हो गया था और इस तरफ मैं जा रहा था कि मैं शायद कभी भी इस मार्केट की तरफ ना हूँ। लेकिन उस लॉस ने जो लेसन्स मुझे सिखाए, उस लेसन्स को सीखते हुए मैं वापस मार्केट में जब आया, जब मैंने सेकंड टाइम एंट्री ली, तो मैंने उस लॉस से मैंने डबल फायदा किया। यहाँ तक कि मतलब ये कि मैंने वो लॉस भी कवर किया और उसके ऊपर मैंने डबल पैसे कमाए। तो उस लॉस से मैंने क्या सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोग स्टॉक एक्सचेंज में वही माइंडसेट लेके आते हैं जो मैं 20 साल पहले लेके आया था और जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और आपकी जब आप नए नए होते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारी नॉइज़ होती है आपके अराउंड, बहुत सारा शोर वगुल होता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत डिसीजन ले बैठते हो। तो दोस्तों, वो जो लेसन जो मैंने सीखे है, तो आइए मैं आपसे वो शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि मेरा जो माइंडसेट था एक गुड्स ट्रेडर का था जब मैंने पहली दफ़ा मार्केट में एंट्री। अब आप कहेंगे कि भाई ट्रेडिंग में इतना क्या फ़र्क है स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में या एक नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं गुड्स के, जो आपको कराची में जुड़िया बाज़ार हो गया, लाहौर में अकबरी मार्केट हो गई या कोई भी इस तरह की कोई मार्केट जिसमें रेगुलर गुड्स ट्रेड होता, तो वो माइंडसेट रखने से क्या नुकसान है। देखिए, जब बेसिकली उस माइंडसेट ये था कि भाई आज एक शेयर ले लिया 100 रुपये का, जैसे ही 101 102 रुपये का हो गया बेच दिया। ये चीज़ नहीं देखी कि भाई क्या ख़रीदा, क्या वो है, बस मेरे पास एक चीज़ थी, अब मुझे अच्छा रेट मिल गया, मैंने निकाल लिया बस। और इसी तरीके से अगर मैंने एक शेयर ख़रीदा 100 रुपये का और वो 99 का हो गया, 98 का हो गया जल्दी, तो यार जल्दी जल्दी बेच दो, फिर मौका मिल जाएगा, माल ख़रीद लेंगे, पैसा खुला कर लो। तो दोस्तों, इस माइंडसेट का मसला ये है कि मैं ये समझता था कि यार इस तरीके से मैं थ्रू आउट अपनी लाइफ ट्रेड करता रहूँगा और नेट पॉजिटिव रह लूँगा। एट द एंड ऑफ द डे कह लें, एट द एंड ऑफ द मंथ कह लें कि मैं एक नेट पॉजिटिव पोजीशन में आ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं ना ज़्यादा फ़ायदे की तरफ जा रहा हूँ ना ज़्यादा नुकसान। बस आज फ़ायदा बुक करो, कल की कल देखे जाएंगे। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में ये जो माइंडसेट है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स में हो सकता है आप प्रॉफिट कर लो इस तरीके से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और फिर क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाती है आप बेचते हो और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही होती है, आप माल उठा रहे हो, तो इसी चक्कर में कि यार बहती गंगा में हम हाथ धो लेंगे। तो आपने इस माइंडसेट को अवॉइड करना है। और अवॉइड किस तरह करना है? देखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कोई भी बड़ा से बड़ा एनालिस्ट आपको मार्केट की शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन नहीं बता सकता कि आज ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लॉन्ग टर्म में नो डाउट लोग आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नामुमकिन है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि यार इतने लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और अरबों रुपए की ट्रेडिंग हो रही है। कोई बंदा सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ख़रीद रहा है, कोई बोल रहा है नीचे जाएगी तो वो बेच रहा है। तो ऐसे इस तरह की जो मार्केट होती है जिसकी इतनी वॉलेटिलिटी हो शॉर्ट टर्म में, उसमें ये माइंडसेट नहीं चल सकता। और श्योरली इनफ मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ इस तरह दिन भी थे कि यार मैं बड़ा खुश रहा, मेरा मतलब 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी कर लिया, एक दिन में 12,000 प्रॉफिट भी कर लिया। लेकिन जो छोटे छोटे लॉस वाले दिन होते हैं, 1,000 उसने मेरा पोर्टफोलियो समझे बिल्कुल खा लिया। तो आपने इस तरह की शॉर्ट टर्म माइंडसेट रख के ट्रेडिंग नहीं करनी। दोस्तों, एक और जो गलती मैंने की उस टाइम पे, क्योंकि मैं नया था और मोस्टली जो भी नए बंदे होते हैं मैं समझता हूँ कि वो इस ट्रैप में फंस सकते हैं। मैं तो ज़रूर फंसा, और वो ये था कि मैं टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करता था। अब मैं जाता था जिस ब्रोकरेज हाउस में, वहाँ और सारे ट्रेडर्स भी मेरे इर्द गिर्द होते थे। अब मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई हर बंदे की अपनी सिचुएशन थी, एक अपना एक ऑब्वियसली रिस्क एपेटाइट था, लेवल ऑफ कैपिटल था। मतलब ऐसे भी मेरे इर्द गिर्द ट्रेडर होंगे, मुझे नहीं था पता कि जिनके पास बहुत अच्छा बड़ा कैपिटल होगा और उनके लिए शायद 10-20 हज़ार शायद लाख रुपए भी एक दिन में लूज करना इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे लिए तो एक छोटा सा लॉस भी बहुत बड़ा लॉस था। तो ऑब्वियसली इस तरह के लोगों में जब मैं बैठा हुआ था, जिनके वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी थे और लॉस को उस तरीके से नहीं देखते थे जिस तरह मैं देखता था, तो जो भी टिप आती थी कहीं से आ गई तो भाई सीधा वही माल उठा लिया, उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, भाई आप बैठो, बाकी सब तो नॉर्मल है, आप
मुझे पसीना आ रहा होता था कि यार पता नहीं क्या होगा। तो जब मार्केट का ज़ाहिर बात है, मैं जिस टाइम पे एंटर भी हुआ था अनफॉर्चुनेटली वो भी थोड़ा सा गलत टाइम था, तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। अब इन स्टेप मैं तो ये समझ रहा था कि यार शायद इतने लोग इसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मुझे भी बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनको भी लॉस होता था उसमें, लेकिन ऑब्वियसली उनकी वर्किंग अलग किस्म की होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि भाई किस तरफ जा रहे हो लोग। मुझे तो बहुत लॉस हुआ इस तरह। और वैसी भी इस तरह टिप्स तो वैसे ही फॉलो नहीं करनी चाहिए। इस गलती से मैंने ये सीखा कि अपनी रिसर्च तो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप मार्केट में अगर नए हैं तो अपनी रिसर्च खुद करें। टिप्स सुनना, मशवरे आएंगे इधर उधर से, और नो डाउट मशवरे सुनना, उनके ऊपर उनको टाइम देना, उनको एनालाइज करना, ये भी अच्छी बात है। अच्छा मशवरा भी कहीं से, अच्छी टिप भी आ सकती है। लेकिन अगर आपकी अपनी रिसर्च होगी तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। जब आपकी अपनी रिसर्च ही नहीं होगी तो फिर तो फजूल है इस तरह की चीज़ को कान देना ना। और यही मैं आप चीज़ को इस गलती से मैं यही सीखा हूँ, और यही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी थॉरो रिसर्च करें। अगर नॉलेज नहीं है, आपका फाइनेंस का, अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी किसी भी और नॉन फाइनेंस फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो फाइनेंस की किताबें पढ़ें, और ताकि आपको थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज भी हो और फाइनेंशियल लैंग्वेज भी समझ में आए, और आप खुद भी रिसर्च कर सको। और जितनी आपकी अपनी रिसर्च होगी उतना ही बेहतर आप डिसीजन लोगे। एक तो आप नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। और फाइनेंस का तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा एक दखल है, और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिसीजन आप ले सकते हो फाइनेंस अगर आपको आता हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी दोस्तों जो मैं कहूँगा, जब नए नए मार्केट में आते हो तो इमोशनली आप एक डिफरेंट लेवल पे होते हो। लेट्स सपोज अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के अगेंस्ट या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के अगेंस्ट, अब इमोशनली बेसिकली यही है कि भाई पैसा कमाना है। लॉजिकली जो है ना, आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आए होते, बस आप एक इमोशनली कि यार मुझे तो इतने पैसे चाहिए, या मेरा ये टारगेट है, मेरी ये इनकम हो। आपके जो जाहिर बात है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप उन्हीं को लेके चल रहे होते हो। तो होता ये कि पैनिक बहुत जल्दी सेट कर जाता है। जितने भी मैं एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात होती है, उनकी खसूसियत ही यही है, और जो मैं भी अपने अंदर लेके आया ओवर टाइम, वो ये कि वो पैनिक नहीं करते, सब्र होता है उनमें। अगर मार्केट नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, दोनों तरफ, मतलब नीचे जा रही हो तो पैनिक नहीं करते, ऊपर जा रहे होती हो तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होती हो मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं बस जल्दी से बेच के पैसा अपना निकाल लूँ। तो वो बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो चुकी होती है, तो वो कभी भी इस तरह इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। और यही वजह है कि वो लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करते हैं, और कमो बेश मार्केट को या तो बीट कर रहे होते हैं, या मतलब मार्केट के आसपास ही उनके रिटर्न्स होते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि मार्केट ट्रेंड से ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन साउंड फाइनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों, चौथी जो गलती मैंने बहुत बड़ी की, वो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार रिस्क मैनेजमेंट मैं कैसे करूं। पहले तो इस सीधी बात है कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ जो मेरे माइंड में होती थी, या रिस्क की जो डेफिनेशन मेरे माइंड में थी, वो ये थी कि भाई ये रिस्क ही तो है सब कुछ। इवन मैं जो भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक शेयर में या 2 कंपनियों में, है तो रिस्क ही। तो बस रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आप देखते रहो बस मार्केट में, अगर आपको लग रहा है ऊपर नीचे, तो आप जब जल्दी मतलब रिएक्ट करो, और बस ये रिस्क मैनेजमेंट है। मतलब बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन को डिले या वो करो, बस जल्दी लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो जल्दी बेच दो, वो रिस्क कम रिस्क हो गया मेरा। मतलब एक अलग ही डेफिनेशन थी ना रिस्क की। रिस्क मैनेजमेंट का हमें आइडिया ही नहीं था मुझे कि भाई किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, और फिर जो अच्छे बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कि वो किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। मैं तो बस, आप यकीन जानिए, 1 या 2 कंपनी के शेयर ले लिए और बैठ के कि यार अभी ऊपर जाएंगे तो फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ मैं देखता था कि यार जब मार्केट क्लोज होती है तो एक एनालिसिस होता है, और आपको पता चल रहा होता है कि कितने शेयर्स डिक्लाइन किए हैं और कितने एडवांस किए हैं। तो उसमें होता है कि यार आज नेगेटिव मार्केट में भी 100 कंपनीज ने अच्छा रिटर्न दिया, मतलब 100 कंपनीज के शेयर बढ़ गए। आप कहते हो यार ये तो अजीब है, तो हम तो उसी कंपनीज में फंसे रहे जो लॉस वाले में थे। जिन्होंने लॉस किया आज के दिन में, जिनकी प्राइस नीचे हो गई, लॉस तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन जिस प्राइस नीचे होगी, तो मैं अजीब होता था। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ में आई कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन को कहते हैं। आप सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपने सारे अंडे, जो अंग्रेजी की कहावत है, डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, कि आप सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में ना डालो, ना रखो, क्योंकि अगर बास्केट गिर गई तो सारे अंडे गए और आपको नुकसान होगा। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आप मल्टीपल सेक्टर्स, आप जो है ना एक कंपनीज नहीं, बल्कि आप कोशिश करते हो कि
कम से कम 8 से 10 कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो में रखो कम से कम। और वो 8 से 10 कंपनीज भी किसी एक या दो सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। मसलन कि या तो जैसे कि कुछ एक आध कंपनी फर्टिलाइजर से हो या दो कंपनीज हो, कुछ फार्मास्यूटिकल्स में हो, कुछ कंपनीज आपकी ऑटोमोबाइल्स सेक्टर से हो। इस तरीके से मतलब अलग डाइवर्स सेक्टर से आपकी कंपनीज भी डाइवर्स सेक्टर से होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको लगेगा कि यार ये तो अगर मेरे पास लाख 2 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं, यार मुझे क्या फ़ायदा होगा इतनी कंपनीज रख के। तो कोई कंपनी के मेरे पास सिर्फ 200 शेयर होंगे, वो 1 रुपये पड़ेगी तो 200 रुपये ही हुए, कुछ नहीं है। इस तरह इसको नहीं सोचें। जितना आपका डाइवर्स पोर्टफोलियो होगा उतना आपका रिस्क भी कम होगा, और प्लस किसी दिन हो सकता है कि कुछ आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करें कुछ सेक्टर की, लेकिन दूसरे सेक्टर अच्छा चल रहा होगा, तो आपको ऑन द होल आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, अगर ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जा रहा हो। और लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे कि आप इस अप्रोच से बहुत फायदेमंद होंगे। ये चीज़ मैंने सीखी और मैंने इसको, आप समझें कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ये अब नंबर 1 पॉइंट है कि भाई मैंने अपने पोर्टफोलियो को कम से कम भी 5 से 6 कंपनियों से नीचे नहीं रखना, और कोशिश करना है कि इसको मैं जितना डाइवर्सिफाई कर सकूं वो कर लूं। और आप भी अगर चाहे आपके पास बहुत ही कम कैपिटल हो, लाख रुपए का कैपिटल हो, स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लेने के लिए 50,000 का हो, आपने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और यही आप कहीं जब आप कभी कुछ रिसर्च करेंगे, आप बड़े दुनिया के इन्वेस्टर्स हो गए, पाकिस्तान के हमारे जो मशहूर इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हो गए जिन्होंने ओवर ईयर्स अच्छा रिटर्न दिया अपने कस्टमर क्लाइंट्स को भी, और ख़ुद भी अच्छे पैसे कमाए इस मार्केट में, उन सब ने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। ये समझें आप, ये नंबर 1 रूल है जो कि हर फंड मैनेजर या हर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर फॉलो करता है। एक और लेसन जो मैं कहूँगा दोस्तों, जो मैंने सीखा और मैंने तो उस वक्त तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, वो ये था कि मैं जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ उसके बिजनेस मॉडल की मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, यार मैं कोई उसमें इतनी इन डेप्थ एनालिसिस ही नहीं करता था। मतलब कि भाई अब कोई भी शेयर आप मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में आपने देखा एबर्ट की बड़ी कंपनी है, अब मैंने एबर्ट का शेयर ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे तो उस वक्त इतने अच्छी कंपनियों के शेयर मैंने लिए नहीं, तो अब मुझे पता ही नहीं कि भाई अच्छा यार फार्मास्यूटिकल्स जो है किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। इतना पता है कि दवाई है, लोग बीमार होते हैं, तो एक सरसरी सी नॉलेज। एक और अच्छी एग्जाम्पल ये होगी कि मैं PPL कभी कभी उठा लेता था उस जमाने में। तो भाई अब पाकिस्तान पेट्रोलियम, मैं कहता था यार बस पेट्रोलियम ही है ना मतलब बस पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम तो सबकी ज़रूरत है। कभी मैंने कभी भी इन डेप्थ बिजनेस मॉडल देखा ही नहीं कि भाई किस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरीके से इनका रॉ मटेरियल या जो इन्वेंट्री है, जो गुड्स हैं, जो ये लोग इनपुट्स लेते हैं और उसमें क्या ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से उसको अपने कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, और कस्टमर क्यों इनकी प्रोडक्ट्स ले रहा है, क्यों ये चीज़ खरीद रहा है। ज़ीरो नॉलेज, तो बहुत ही सरसरी नॉलेज। हाँ बस यार ये है गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट तो आपको पता है चीज़ें सब सही कर लेगी या कुछ भी होगा घुमा, बिल्कुल भी नहीं। आपने इस तरह जो शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी का शेयर हो, कोई आपको कहे, कोई टिप दे, कहीं से भी आपको पता चले कि हाँ यार XYZ कंपनी अच्छी है, उसके में शेयर लेने चाहिए और लोग कह रहे हैं कि लोग, सबसे पहले आप स्टडी करें कि भाई एक्चुअली वो कंपनी करती क्या है, मतलब उसका बिज़नेस मॉडल क्या है। और वो बिज़नेस मॉडल आपको अगर समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ यार ये वाकई में अच्छा बिज़नेस मॉडल है और हमारे मुल्क में ये चलेगा, तो तभी उसके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, उसके शेयर्स खरीदने की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ों का आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली हम एक लोगों को लिमिटेड नॉलेज होती है, नहीं पता होता कि भाई ये कंपनीज किस तरह ऑपरेट करती हैं। लेकिन मैं कहूँगा यार मैकडॉनल्ड्स के शेयर खरीद लो ना, तो आपको पता एक आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि हाँ यार मैकडॉनल्ड्स एक इंटरनेशनल चेन है, बर्गर बनाती है और रश भी होता है, इनकी ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी डिमांड नीचे भी नहीं आएगी। इसकी जो प्रोडक्ट्स है अगर वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी तो नीचे भी नहीं आएगी। अच्छा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में है तो इसका मतलब तो लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, लोग वर्क फोर्स में बढ़ रहे हैं, तो लोगों को इस तरह की सोल्यूशन चाहिए कि वो लंच जल्दी से कर सकें और अपने कामों में वापस अपने ऑफिस को जा सकें। तो इस तरह की सवालात करें, हाँ यार इस तरह की चीज़ें सोचें, हाँ यार ये इसका बिजनेस मॉडल है, ये तो ग्रोथ की तरफ ही जाएगा, तो फिर आप अच्छा डिसीजन लेंगे। देखें जिस कंपनी का बिजनेस है वही फंडामेंटल इतना स्ट्रांग हो कि आपके मुल्क में आपको पता है यार कि इसने ऊपर ही जाना है और इतनी बड़ी कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई हो, तो शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर वो ऊपर ही जाती है। ओवर द ईयर्स अगर आप असेस करें, आप कोई भी कंपनी पाकिस्तान की बड़ी उठा लें, टॉप 50-60, आप उसको पीछे 20-30 साल से उसका एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने ग्रोथ ही की है। और वो ग्रोथ जो है वो एसोसिएटेड होती है जो उनका बिजनेस मॉडल है कि भाई वो किस तरीके से गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसमें क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्या उनकी मार्केट है, कस्टमर कौन है, क्यों ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने तो ये गलती की उसमें और मैंने सीखा। उसके
ये चीज़ भी मैंने अपने उसमें रूल बुक में अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बना लिया कि मैं जो बिज़नेस जिसका भी शेयर खरीदूंगा, चाहे मैं 50 शेयर खरीदूँ, 10,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करूँ, उसका बिज़नेस मॉडल मुझे पता होना चाहिए, उसका बिज़नेस मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये वाकई में क्या करती है, किस तरह करती है और इसके वाकई में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो दोस्तों ये चंद वो गलतियाँ थीं जो मैंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी में सीखी। जो शुरू में मैंने गलतियाँ की, उससे मैंने लॉस किया, तो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि जो भी बंदा इस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज में आना चाह रहा है या स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है तो लोग बहुत इसकी तरफ देख रहे हैं एज एवेन्यू ऑफ मेकिंग मनी और वेल्थ, मतलब वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ, इसी की तरफ देख रहे हैं। तो मैं चाहता था कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आप इस वक्त भी एंट्री लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पे, तो आप वो गलतियां ना करें और अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो ना गंवाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस और भी बनाऊंगा और आपको ऐसी नॉलेज देता रहूंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक स्लो एंड स्टडी इनकम कमा सकते हैं और अपनी जो लाइफ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं।